नमस्कार सर। नमस्कार। रिसर्च ऑफ क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा भी आप सभी की टीम को। पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक उपाध्याय है। मैं वर्तमान में अमन की खबरें न्यूज़पेपर में बतौर संपादक कार्य कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैं कई बड़े अखबारों में काम कर चुका हूँ, जिसमें से दोपहर का सामना, एब्सोल्यूट इंडिया और कई अखबार हैं जिनमें मैं काम कर चुका हूँ। मेरा पहला अखबार मुझे आज भी याद है, जो मेरी जननी कह सकते हैं आप, वो थी मुंबई केसरी टाइम्स। सम्माननीय एसके सिंह जी के द्वारा वो अखबार का संचालन आज भी निरंतर हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस अखबार में कार्य कर चुका हूँ, सेवा दे चुका हूँ। तो वो मेरी पत्रकारिता जगत की जननी रही। वो अखबार काफी कुछ सीखने को मिला है। वरिष्ठ पत्रकार है और वर्तमान में मैं अमन की खबरें अखबार में बतौर संपादक कार्य कर रहा हूँ। सर, जैसा कि आपके द्वारा दो विषय प्रमुखता से प्रकाशित की जा रही है। पहला है अवैध निर्माण और दूसरा है पर्यावरण संरक्षण। तो संक्षिप्त जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपका इस विषय पे क्या विचार है। सही सवाल है आपका। हमारे अखबार में इस समय ये दो विषय बहुत प्रमुखता से लिए जा रहे हैं और वो लेने का कारण ये है कि ये दो विषय जो है किसी भी समाज, किसी भी प्रकृति के उत्तम निर्माण के लिए ये नींव है, ये मुख्य आधार है। किसी भी शहर और ग्राम के अगर आपके समुचित विकास के लिए आपको कोई कदम उठाना है तो आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। बिना योजना के, विदाउट प्लान, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि वसई विरार नगर पालिका में स्थानांतरित हो चुका है। पहले नगर परिषद था, फिर उसके बाद सिडको हुआ, आज महानगर पालिका में परिवर्तित हो चुका है। तो महानगर पालिका में परिवर्तित होने के बाद वसई विरार के एक एक कोने को समुचित ढंग से, नियोजित तरीके से योजनाबद्ध किया गया कि इस पूरे शहर में कैसे विकास लाया जाएगा, कैसे इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, कहाँ पे गार्डन होनी चाहिए, कहाँ पे रास्ते, सड़क, आम नागरिकों को कहाँ से सुविधा होनी चाहिए, कहाँ से बड़ी सड़कें निकाली जानी चाहिए जहां से व्यापार के लिए अच्छा सुगम रास्ता मिल सके। तो इस पूरी योजना को अगर आपको अमल में लाना है तो आपको सबसे पहले इसकी बेसिक जो चीज है वो इस योजना को बिगाड़ने वाला काम, जो अवैध निर्माण है, इस पूरी योजना का सत्यानाश करने का एक मेन जड़ है अवैध निर्माण। आप अगर योजना से हटके कोई भी कार्य करोगे विदाउट प्रशासन की जानकारी में, तो उस पूरी योजना का हम ठीक ढंग से पालन नहीं कर पाएंगे और वो लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए अवैध निर्माण बहुत जरूरी है। और पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा इसलिए जरूरी है कि अभी हाल ही में हमने कोरोना को झेला है। तो कोरोना जैसी समस्या दोबारा हमारे देश में ना आए, और अगर आए तो हमें ऑक्सीजन कहीं से सिलेंडर में ना लेना पड़े, इसलिए पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। सर, समाज के अंदर वैसे अवैध निर्माण ही क्यों? बहुत सारे मुद्दे हैं, तो जी, उस मुद्दे पे क्यों नहीं आप आवाज उठा रहे हैं? जी, बहुत सही आप कह रहे हैं। दरअसल मैं इसके पहले जिन भी अखबारों में काम कर चुका हूं, मैं समाज की हर मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ा हूं। इसके चक्कर में मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ है। मैं ऐसा नहीं कि किसी और मुद्दे पे ध्यान नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि आपके पूरे शरीर में अगर आपके हाथ में चोट लग जाए, आपके पैर में चोट लग जाए और उसी समय आपके सर में चोट लग जाए, तो प्राथमिक उपचार आप सर का करेंगे, क्योंकि वो हेड है हमारे पूरे बॉडी का। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे वसई विरार को सत्यानाश से अगर बचाना है तो आपको बेसिक मुद्दे पे लड़ना पड़ेगा। आप एक बार अवैध निर्माण अगर रुकवा दिए, शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शंस बंद हो गए या बंद नहीं भी हुए, नहीं कर पा रहे हैं, अगर बंद स्थगित करवा दिए, स्थायी कम करवा दिए, तो उससे आपकी विकास योजना पे बहुत असर पड़ेगा, बहुत बल मिलेगा उस योजना को। इसलिए मैं अवैध निर्माण के मुद्दे पे ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। अवैध निर्माण का मुद्दा इसलिए भी उठाना जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट को कहीं से रोड ले जानी है, ऑलरेडी योजना में है, कहीं से गवर्नमेंट ने गार्डन का प्लान बनाया हुआ है, कहीं उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अच्छी योजना बनाई है और वहां पे ध्यान नहीं गया, उस सरकारी जमीन पे अतिक्रमण हो गया, वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई, कंपनियां बना दी गई। अब वहां पे गार्डन बनाए जाने हैं, वहां कंपनियां बन गई, तो कंपनियां बनी, ये एक नुकसान।
सरकार की वो जगह कब्जे में गई। और दूसरा नुकसान की कंपनियों से निकलने वाला जो कचरा है, वहां से गवर्नमेंट ने कोई प्लान ही नहीं बनाया कि यहाँ से कचरा निकलेगा कैसे, ना वहां पे उस तरह की गटर की व्यवस्था है, ना तो उस तरह से, तो फिर वो कचरा जाएगा कहाँ, वो प्रदूषण फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा। तो इसलिए सरकार की जितनी योजनाएं हैं, अगर उनको प्रॉपर योजना को लागू करना है तो आपको अवैध निर्माण पे नियंत्रण लाना ही पड़ेगा। सर, नगर पालिका के बारे में आपका क्या कहना है? क्यों नहीं कार्रवाई कर रही नगर पालिका? नगर पालिका कार्रवाई नहीं कर रही है, उसका मात्र एक कारण है, और वो कारण है जो भारत के विकास में बाधक बनी हुई है, वो है भ्रष्टाचार। आज हमारा देश कब का विकसित देश बन गया होता? विकसित देश का नारा देने से और बोलने से देश विकसित नहीं होता। किसी भी देश को विकसित करने के लिए हर एक नागरिक को जिम्मेदार बनना पड़ता है। इसका पूरे विश्व में सबसे अच्छा उदाहरण जापान देश है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में देखा कि वहां जब कोई व्यक्ति सड़क क्रॉस करता है, व्यक्ति तो बड़ी बात हो गई, वहां का एक विद्यार्थी, कम उम्र का विद्यार्थी, अगर वो नाबालिग विद्यार्थी है, 5वीं 6वीं में भी पढ़ रहा है, वो अगर सड़क क्रॉस कर रहा है तो वो जो गाड़ी वाले रुका देते हैं, सिग्नल वहां भी होते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन अगर किसी गाड़ी वाले ने रुका दिया है, वो विद्यार्थी सड़क क्रॉस किया, तो वहां पे बाकायदा उस गाड़ी चालक को अभिवादन करते हैं, नमस्ते करके, कि धन्यवाद आपने मुझे जाने के लिए जगह दी। ये कभी संस्कार भारत का हुआ करता था, हम किसी को सम्मान देते थे। आज पाश्चात्य संस्कृति में हमारे सभ्यता संस्कार को बिगाड़ के रख दिया है, तो हम अपनी बेसिक चीजें भूल गए हैं। अब जो बेसिक चीज है वो ये है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हमारे अंदर संस्कृति और सभ्यता नहीं रहेगी तो हम कभी विकसित नहीं बन सकते। हमारे देश को विकसित करना है तो, और देश, किसी भी देश का विकास किसी भी देश के नागरिक के विकास से ही जुड़ा होता है। अगर वो नागरिक विकसित है, विकास कर रहा है, तो ही वो देश, उसका समाज विकास करेगा। स्थानीय निकाय, ऐसे महानगर पालिका हुए, जिलाधिकारी कार्यालय हुए, या और भी जो स्थानीय सरकारी कार्यालय है, यही अगर हमारे देश में ठीक ढंग से अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पाएंगे, उन पे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, और स्वयं जिन्हें इसलिए बनाया गया है कि आप भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगाओ, आप योजनाओं को अच्छे से लागू करो, अगर वो खुद उस भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो फिर वो कभी देश विकसित नहीं हो सकता। आज नहीं, 100 साल बाद भी नहीं। और नगर पालिका कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वहां पे कम से कम मेरा अंदाजा है 90% अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। 90%, 10% जो ईमानदार है वो कहीं लेखा परीक्षक में, कहीं दूसरे विभागों में, उद्यान विभाग में कहीं उसका हिसाब लिख रहे हैं कि कितने पेड़ लगे, कितने कटे, उनके पास उतना हिसाब है। सड़क गटर का, अच्छी योजनाओं का, बड़ी योजनाओं का, उनको बहुत दूर रखा जाए इससे। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, वो ऊपर का इनकम नहीं दे पाएंगे। और ये नगर पालिका की भी गलती नहीं है, सरकारें ही करप्ट होती है। कोई एक अच्छा आदमी ऊपर से बैठ के, कोई सीएम पद पे है, कोई डीसीएम पद पे, अगर कोई अच्छी योजना लागू कर दे, तो उस योजना को लागू करने के बाद वहां से बोला जाता है, आदेश होता है, नीचे वालों की जवाबदारी है उसको अमल में लाना। वो अमल में नहीं लाएंगे तो आदेश किसी काम का नहीं। तो वहां से आदेश तो सब अच्छे अच्छे होते हैं, सारी योजनाएं अच्छी निकाली गई हैं, एक खिड़की योजना है, ऑनलाइन पद्धति से योजना है, लेकिन धरातल पे क्या है? कुछ भी नहीं। और सबको पता है कि बिना विधायक जी से सोर्स लगाए कुछ नहीं होने वाला है। सांसद जी का जब तक लेटर पैड नहीं लगेगा, विद्यार्थी को एडमिशन नहीं होगा, ये सबको पता है। सांसद जी को पता है, विधायक जी को पता है, मंत्रियों को पता है। तो नगर पालिका के अधिकारी देखो कि हमाम में सब नंगे, अकेले हम करप्ट नहीं, कार्रवाई नहीं करें, उनको पता है। आप जाओगे कहां? आप वहां से उठ के जिलाधिकारी के पास जाओगे, नो प्रॉब्लम, वो भी करप्ट है। आप उसके ऊपर मंत्रालय जाओगे, नो प्रॉब्लम। मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं एक व्यक्तिगत अनुभव था, मैं शिक्षा अधिकारी के यहाँ गया पालघर में, और वहां से कुछ ऐसी जानकारी हुई कि वहां से कार्रवाई नहीं हो रही थी। मैं मंत्रालय गया, मैं शिक्षा मंत्री उस समय दीपक केसरकर जी थे, मैं उनके कार्यालय में गया। उनके कार्यालय में एक जवाबदार पदाधिकारी ने कहा कि सर इसका कोई मतलब नहीं, आप 1000 बार आओ और 1000 बार जाओ, कुछ नहीं होना है। क्योंकि जिनके खिलाफ आप शिकायत लेके आए हो वो हर महीना यहां आते हैं, हर महीना, कामकाज के हिसाब से नहीं, व्यक्तिगत। संगीता भागवत शिक्षा अधिकारी है पालघर की, मैं उसकी डायरेक्ट नाम लेके बात कर रहा हूं कि सब मैनेज है, आप कहां जाओगे? कुछ लोग बोलते हैं कि महायुति में ऐसा है, फिर कोई बोलते हैं महाविकास आघाड़ी में, कोई कैसा नहीं। भ्रष्टाचार सब जगह है,
सबके पैरों को जकड़ा हुआ है। नगर पालिका से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद इस समय अगर बची हुई है तो मात्र न्यायालय से, और किसी से आप उम्मीद मत करो, किसी से भी उम्मीद मत करो। न्यायालय से उम्मीद है, आप इनको प्रमाण दोगे तो वो कार्रवाई का आदेश देंगे, और उन्हीं से ऐसे डरते। इनको कह दो कि हम आपके सीनियर से कंप्लेन करने जा रहे हैं तो बोलेंगे बेशक जाओ। आरटीआई लागू हुआ है, आरटीआई में एपीडी अधिकारी उनके सीनियर ही होते हैं। ये बोलते हैं माहिती दे दिया, वो बोलते हैं नहीं दिया, वो बोलते हैं दे दो, वो बोलते हैं दे देंगे। इस पूरे खेल में 3 महीना निकलता है, और इस 3 महीने में जाने कितने इलीगल काम कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आपको सेकंड अपील करना पड़ा, आप असंतुष्ट हो, आप 1.5 साल 2 साल बाद आप सेकंड अपील में आपकी सुनावनी हुई, हियरिंग हुई, आप वहां से आए ऑर्डर लेके कि आपने जानकारी क्यों नहीं दिया, और मान लीजिए द्वितीय अपील के आयोग ने उनको कर लगा दिया, उनको टैक्स लगा दिया, भाई आपको इतना जुर्माना भरना है, तो जुर्माना की हाईएस्ट कीमत है 25,000 रुपए। ये 1.5 साल में 25 करोड़ रुपया कमाते हैं, तो उनको 25,000 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें पता है। और उसमें भी एक ऑप्शन रहता है कि आपको लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, आप खुलासा करो। अगर आप ये कर दिए तो वो नहीं लगता कई बार। अभी एक फॉरेस्ट का अधिकारी, आप पर्यावरण संरक्षण की बात की तो मैं 2 मिनट और लूंगा। एक फॉरेस्ट अधिकारी का हम करीब 6 अंक से खबर चला रहे थे कि ही इज वेरी करप्ट ऑफिसर। वो फॉरेस्ट की जमीनों को बेच रहा है, वो बहुत सारे इलीगल कामों में व्यस्त है, कोई सुन ही नहीं रहा था। पालघर के सीनियर अधिकारी हैं फॉरेस्ट के, वो नहीं सुन रहे थे, दहानू के नहीं सुन रहे थे, थाने में वहां नहीं सुन रहे थे। मैंने मंत्रालय में डाला है, वो भी बोलते हैं कारवाईसाठी पत्र पाठवलंय। तो सिर्फ पत्र खेलते हैं ये, लेकिन कहते हैं कि जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो फिर उनको भुगतना पड़ता है। फिर वो फॉरेस्ट का करप्ट ऑफिसर जो संदीप चौरे नाम का था, मांडवी वन परिक्षेत्र में अधिकारी था, फिर उसके ऊपर एंटी करप्शन की टीम लगी। यहाँ के किसी स्थानिक से 20 लाख की रिश्वत की डिमांड किया था, और जो मैंने लिखा था अक्षर से वो साबित हुआ। उसके घर से 51 तोला लगभग, जहां तक मेरी जानकारी है, सोना बरामद हुआ। उसके घर से 1 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद हुआ, कैश। एक ऑफिसर 1-1 करोड़ रुपया कैश अपने घर में रख रहा है तकिए के नीचे, और हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ही करेक्ट। थोड़ी तो इंक्वायरी करो, आपको 1 करोड़ नहीं मिलता तो 10-20 लाख का तो घोटाला मिलता। करना ही नहीं है, क्यों? हम आम में सब नंगे। यहां से पैसा वसूल के ऊपर जाता है, ऊपर वाला वसूल के ऊपर देता है, ऊपर वाला वसूल के ऊपर देता है, और जो मेन बॉस बैठा है वो डिसाइड करता है कि किसे कहां ड्यूटी दिया जाना चाहिए, कहां से रेवेन्यू ज्यादा हमको आ सकता है, गवर्नमेंट को नहीं, हमको। तो ये भ्रष्टाचार का खेल है। नगर पालिका से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है। हमारी तैयारी है, हम पेपर वर्क पूरा कर रहे हैं। आने वाले समय में हम यह प्रकरण पूरा न्यायालय के समक्ष रखेंगे, माननीय उच्च न्यायालय के, और उनका जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। सर, नगर पालिका तो समझ गए भ्रष्ट हो गई है और अधिकारी भी भ्रष्ट हो गए हैं, तो इसमें विधायक की क्या भूमिका है? और इस सब में या विधायक अपना आपका नगर उन्हें क्या करना चाहिए कि मतलब विधायक जो है क्या काम करे जिससे महानगर पालिका कार्रवाई करे? और विधायक के अंदर में सब चीजें आ रही हैं। बहुत कुछ, बहुत बहुत सही सवाल है आपका, और बहुत कुछ है विधायक जी के हाथ में। एक नगर पालिका को तो एक करप्ट ऑफिसर भी पैसे के दम पे चॉइस कर सकता है, उनको नियुक्ति दे सकते हैं, लेकिन विधायक को तो आम जनता चुनती है, वो तो जनता के सेवक है। उनके हाथ में तो सर्वे सर्वा होता है। पूरे विधानसभा में किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी, किसी भी तरह का गलत कार्य, नशे का व्यापार हो, कोई ऑफिसर बराबर काम न कर रहा हो, तो विधायक अपने पूरे पावर का इस्तेमाल कर सकता है। वो पत्र व्यवहार कर सकता है, वो सड़कों पर उतर सकता है, अपनी जन समर्थन के साथ वो कार्रवाई की मांग कर सकता है। और अगर उसकी यहाँ पे सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, किसी ऑफिसर नहीं कर रहे हैं, किसी जूनियर ऑफिसर की शिकायत सीनियर से करने पे वो नहीं कर रहा है, तो विधायक के पास तो पूरा पावर है। मुद्दे को विधानसभा में उठा सकता है, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएगा। वहां पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता, वहां पे तो बड़े बड़े पूरे राज्य को चलाने वाले सुरमा बैठे होते हैं, तो कार्रवाई तो होना संभव 100% है, कार्रवाई हो सकता है। विधायक के हाथ में बहुत कुछ होता है। सवाल ये उठता है कि विधायक करना क्या चाहते हैं। यहां मैं किसी विधायक का नाम लेके गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन शिवम जी इस बात को बहुत गंभीरता से हम और आप भी जान चुके हैं, और अब जनता भी जान चुकी है, और विधायक जी भी जानते हैं कि सिर्फ जन सेवा करने के बाद 5 साल के बाद उनको वोट नहीं मिलने वाले।
उन्हें पता है कि हमें अगर चुनाव लड़ना है तो हमें 100 एंड 100 इतने करोड़ का इंतजाम रखना पड़ेगा, तो उन्हें अपनी भी दुकान चलानी। अब वो कुछ लोग लीगल व्यापार करते हैं, कुछ लोग इलीगल एक्टिविटीज को संरक्षण देके उसमें से इनकम रखते हैं, कुछ लोग भाई विधायक जी के खास है ऐसा बोल के अपना काम चला रहे हैं। लेकिन उस पूरे मामले में जनता से कोई लेना देना नहीं। जनता की छोटी मोटी समस्या होती है, एडमिशन करवा दिया जाए, फला स्कूल में सोर्स लगा दिया जाए, किसी फंक्शन को अटेंड कर लिए, किसी के बर्थडे पे चले गए, पूरा 5 साल विधायक जी का यही समय निकलता है। अभी तो हमारे यहाँ परिवर्तन हुआ है और 3 विधायक नए चुन के आए महायुति से। एक दिन कहीं चर्चा हो रही थी तो कई गणमान्य उपस्थित थे, वहां पे ऐसी भी बात हुई कि 2-3 हर जगह हर पक्ष के लोग रहते हैं, कुछ पक्ष के थे कुछ विपक्ष के थे। किसी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, विधायक जी चुन के आए हैं तो अब कार्य कर रहे हैं, हर जगह अचानक से निरीक्षण कर रहे हैं, अभी अभी अस्पताल में निरीक्षण करके आए हैं, फिर सब जगह आना जाना लगा के रखे, काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं। तो किसी ने कहा हाँ सही बात है, बहुजन विकास अघाड़ी वाले भी ऐसे ही करते थे शुरू में, उनको जोड़ना था। फिर 1 साल 2 साल के बाद ये होता है कि नहीं यार बस हो गया, बस हो गया। आप किसी भी फील्ड में काम करो, कोई नई नौकरी करो, आप किसी भी फील्ड में, आपको जो जोश शुरू के 1-2 साल तक रहता है, वो जोश ही आपका नाम बनाता है और उस जोश से ही आपकी छवि बनती है उस कंपनी में, उस क्षेत्र में। पर अगर आप उस जोश को निरंतर बनाए रखें तो ना सिर्फ आपकी छवि बदलेगी बल्कि समाज का और देश का पूरा विकास होगा। लोग करते क्या है कि निश्चित दायरे में आके बन जाते, फिर उस छवि के आगे जाना नहीं चाहते, बस हो गया आप सब जान चुके हैं, अब ठीक है अब अपना भी कुछ देख लिया जाए, समाज सेवा बहुत हो गया। क्योंकि वो भी बार बार कहीं आएंगे जाएंगे तो गाड़ी का पेट्रोल है, उनके जो पूरे मजलिस में उनके साथ रहने वाले लोग हैं उनका खर्च है, पुलिस बंदोबस्त का खर्च है, आप कितना खर्च करोगे? अगर 10 लाख की आबादी है किसी विधानसभा की तो 10 लाख लोगों तक पहुंचना तो संभव नहीं, और अगर उनके पास आप पहुंचते रह गए तो आप उस खर्च का हिसाब नहीं दे पाओगे। तो करने को बहुत कुछ कर सकते हो, करते क्या है और करेंगे क्या ये आने वाले समय पे निर्भर करता है। इसका समाधान क्या है सर? मैं तो चाहता हूं इसका समाधान ये है कि इसमें कोई विवाद ना किया जाए। इसमें ये ऐसा मुद्दा है, देखिए आपस में आप लड़ो, पक्ष और विपक्ष दोनों लड़ो कि हमको सत्ता चाहिए, हम विकास करेंगे, हमारी योजनाएं अलग है, वो बोलेगा नहीं हम ऐसे विकास करेंगे, सब ठीक है। पर जहां सच में हमारे समाज के, शहर के विकास की बात आए, देश के विकास की बात आए, तो मेरा ऐसा मानना है पक्ष और विपक्ष दोनों को एक हो जाना चाहिए, गलत कार्यों का खुलकर विरोध करना चाहिए। हमारे देश में अभी नशे का इतना विरोध होता है लेकिन नशा चालू है, और सब छोड़ो महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, आप भी जानते हैं, और हंसी आएगी आपको ये जान के, और आप प्रत्यक्ष देखे भी होंगे। किसी भी पुलिस स्टेशन के सामने चले जाओ, उस पुलिस स्टेशन के परिसर में ही आपको कम से कम 100 पैकेट मिल जाएंगे फटेली गुटखे के। ये कार्रवाई कर रहे हैं दुकानों में, यहां वहां जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये दिखा दे रहे हैं गुटखे कितनी खेप पकड़ी गई। शायद आपका इस वीडियो वायरल होने के बाद आप पुलिस स्टेशन के आसपास में सफाई भी चालू हो जाएगी, गुटखा का पैकेट मिलना नहीं चाहिए। पर ये सत्य है, आप जाओ किसी पुलिस स्टेशन में जाओ, मैं गया हूं, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, हर पुलिस स्टेशन में अगल बगल में कहीं ना कहीं आप देखोगे गुटखे के 10, 20, 25, 50 पैकेट पड़े रहेंगे, फाड़ के खा के फेंके। गुटखा खा के लोग पुलिस स्टेशन में ऑफिसरों से बात करते हैं, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये करते हैं। तो आप क्या कानून मानोगे और क्या? समाधान एक है, पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ आए और उसके साथ नागरिक जागरूक हो जाए, ये अफवाहों में मत जाए कि कोई अगर कोई मुद्दा उठा रहा है तो उसमें उसका व्यक्तिगत फायदा है। आपका क्या फायदा है आप अपना देखो ना, किसका क्या फायदा जाने दो, आपके समाज का फायदा है, आपका फायदा है। आप कहीं जगह जमीन लेने जा रहे हो, मेहनत की कमाई करने जा रहे हो, मेरे पास पूरे पेपर भरे पड़े हैं ऑफिस में, कोई 5 लाख लेके भाग गया, कोई 2 लाख लेके भाग गया, कोई 3 लाख लेके भाग गया, कोई आदिवासी जगह को बेच दिया है, कोई सरकारी गुरुचरण की जगह को दे दिया है। आम आदमी करता क्या है, खाली सस्ता चाहिए उसे, और हमारे पहचान वाला चाहिए जो दिला सके। धोखा होता कहाँ है, विश्वासघात होता कहाँ है? जहां विश्वास है वही घात है, तो अपने ही धोखा करते हैं। तो आम आदमी को भी समझना चाहिए कि कहाँ की जगह हम खरीद रहे हैं, कहाँ पे रूम ले रहे हैं, कहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा अगर पूरा चैनल एक मिलेगा तो ही कुछ हो पाएगा, किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा शिकायत करोगे और ज्यादा आप प्रशासन के खिलाफ जाओगे, अवैध निर्माण वालों या
गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ जाओगे, नशे के कारोबार के खिलाफ जाओगे, तो आपके ऊपर एक छोटा मोटा 307 हो जाएगा, हमला हो जाएगा, जानलेवा हमला हो जाएगा, मर भी सकते हो। नहीं मेरे तो हाथ पैर तोड़ के बैठा दिया जाएगा और फिर प्रशासन आएगा, बोलेगा नहीं कार्रवाई करेंगे, और आपके 5-6 साल तक कोर्ट में केस लड़ो ये साबित करने के लिए जो मारे थे वही थे कि नहीं थे, फिर आपका समय इसमें चला जाएगा। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक अकेले को शुरुआत भी करनी पड़ती है। तो वो शुरुआत हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि समाज के ऐसे जागरूक नागरिक एक एक करके शुरुआत करें, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कहाँ बड़ी समस्याएं हैं? पूरे वसई विरार में बहुत समस्या है। वसई विरार और नाला सोपारा में हुआ क्या कि बहुजन विकास आघाड़ी में जैसे माँ बाप होते हैं ना, तो उनका बच्चा अगर गलत कर रहा है तो रोकना चाहिए। लाड़ प्यार में अगर वो नहीं रोक रहे हैं तो एक निश्चित समय के बाद फिर वो रोकने से भी नहीं रुकते। आज सारी पार्टियां उभर के आई है यहाँ पे, और एक इसमें कोई सत्य छिपाने जैसी बात नहीं है कि बहुजन विकास आघाड़ी पिछले 35 सालों से वसई विरार में एक्टिव थी, आज भी एक्टिव है। यहाँ पे उत्तर भारतीय समुदाय को सबसे ज्यादा सहयोग अगर किसी ने दिया तो बहुजन विकास आघाड़ी ने दिया, और सबसे ज्यादा गलत काम भी अगर किसी ने करवाया तो बहुजन विकास आघाड़ी ने करवाया। तो समस्या वसई विरार की कोने कोने में, सरकारी जगह से लेके आदिवासी जगह से लेके महसूल विभाग की जगह से लेके प्राइवेट जगह से लेके सब जगह समस्या है। समस्याओं का कोई अंत नहीं। शुरुआत आप कीजिए, कोई एक कोना पकड़ लीजिए और वहां से शुरुआत कीजिए और एक एक समस्या का समाधान करना शुरू कीजिए। इस पंचवर्षीय योजना में नहीं होगा तो अगले 5 साल में होगा। वर्तमान विधायक नहीं कर पाएंगे तो आगामी विधायक करेंगे। आप शुरुआत तो करो। इस चैनल के माध्यम से आप प्रशासन को या हमारे देशवासियों को, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा विषय था अवैध निर्माण और पर्यावरण संरक्षण। तो इस 2 विषय को लेकर मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार ने या वर्तमान की मोदी सरकार ने एक अच्छी योजना लगाई है, एक आवाज उठाई है कि आप एक पेड़ मां के नाम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक तो कहा गया है, क्योंकि अगर करोड़ों की जनसंख्या एक एक पेड़ लगाए तो करोड़ों पेड़ हो जाएंगे, पर मैं तो कहूं कम से कम अपने जीवन काल में ना हर जन्मदिन पे एक पेड़, और मैं तो कहूं हर महीने एक पेड़, जहां जगह मिले, किसी की भी जगह नहीं, एक पेड़ लगा के चले जाओ। उसे रखना होगा रखेगा, उसे काटना होगा काटेगा, लेकिन अगर 5000 पेड़ में से 2000 पेड़ भी सुरक्षित रह गए, किसी ने अपने प्राइवेट जगह से 3000 पेड़ काट दिए, क्योंकि पेड़ लगाओगे कहां आप शहर में? एक एक इंच जगह तो बटी हुई है, बिखी हुई है, किसी की जगह पे आप पेड़ लगा नहीं सकते। जंगल पहाड़ में आप जा रहे हो, लगा रहे हो, तो आप उतना दूर आप जाओगे, लगाओगे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। आप लगा के चले आओगे तो उसको खाद पानी भी चाहिए। जहां मौका मिले, ये तो कोई चोरी तो है नहीं, जहां मौका मिले वहां लगा दो आप पेड़, गांव में, शहर में, जहां भी जो सुरक्षित रहे वो रहे। एक पेड़ लगाओगे, एक पेड़ की कोई गारंटी नहीं है। तो पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पे मैं यही कहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाए जाए और पेड़ बचाए जाए, पहला। दूसरा, अवैध निर्माण के मुद्दे पे कहूंगा, एक बहुत बड़ा अफवाह फैला हुआ है कि अवैध निर्माण की शिकायत जो लोग भी करते हैं, जो लोग भी, उनका उद्देश्य बोलते हैं कि केवल पैसा लेना है। वो अवैध निर्माण की शिकायत करेंगे, उसके बाद सामने वाला जो अवैध निर्माण करता है वो एक निश्चित अमाउंट उनको दे देगा और शिकायत खत्म हो जाएगी। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, आपके पास शिकायत आ गया, वो पैसा ले रहा है नहीं ले रहा है पर्दे के पीछे का विषय, कोई नहीं जानता। पैसे तो आप भी ले रहे हो, कौन देख रहा है? कौन सा टेंडर पास करने के लिए आप कितना पैसा किससे ले रहे हो? अफवाह तो ये भी है। तो सारी अफवाहों पे कभी कभी ध्यान नहीं दिया जाता। आपके पास पत्र आ गया, आप जाके तोड़ दो, नहीं लेगा पैसा। अगर कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तोड़ दो, कहीं पे सड़क गलत बनाई जा रही है, आप जाके बोल दो कि आप इस सड़क सही बनाओगे, गलत तरीके से बनाओगे टेंडर कैंसिल हो जाएगा, नहीं देगा वो पैसा। बोलेगा जब मुझे सही बनाना है और मैं नियम से ही कर रहा हूं तो मैं पैसा किसी को क्यों दूं? भ्रष्टाचार वही समाप्त हो जाएगा। चूंकि इनको करना कुछ नहीं है तो आरोप लगाना है, और ये एक दूसरे पे आरोप लगाने का सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। तो संदेश इतना है कि लोगों के अफवाह पे ध्यान न दिया जाए। गलत हो रहा है, आप एक्शन लो। आप कुछ नहीं कर सकते हो, इंटरनेट के माध्यम से ड्यूटी पे जा रहे हो, 12 घंटे की ड्यूटी है, आप अपने ईमेल का उपयोग करो। आपको सड़क गटर कहीं प्रॉब्लम दिखा, फोटो खींचो, ऑनलाइन जाके उनको एक ईमेल कर दो। अगर एक जागरूक नागरिक किसी एक एरिया से एक गटर का ढक्कन टूटा है
और उस एरिया से अगर ड्यूटी के लिए 100 लोग निकल रहे हैं, उस 100 में से 20 लोगों ने भी अगर शिकायत कर दिया तो ये तथाकथित जो नेता घूम रहे हैं इनकी दुकान बंद हो जाएगी। आम नागरिक ही अपना काम करवा देंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये जो एक गटर बनवाते हैं और फिर 4 फोटो लगाते हैं, 1 साल उड़ाते हैं ठंडी के दिनों में और उसको 10 जगह घुमाते हैं, ये दुकानें बंद हो जाएंगी। इसमें मेरा यही संदेश है कि आम नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा और उनको जागरूक होना चाहिए। आपकी जागरूकता ही आपके देश के विकसित होने का एकमात्र विकल्प है। धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया और आपने देशवासियों को पर्यावरण पे जो बातें बताई, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे, बहुत अच्छे मुद्दे हैं, क्योंकि देश के हर एक अधिकारी, हर एक नागरिक अपने खुद के काम करवाए, ताकि नेता लोग जो है भ्रष्टाचार फैला भी रहे हैं और अधिकारियों से करवा भी रहे हैं भ्रष्टाचार। करवा रहे हैं जी।